Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of MCQs of biochemistry of phospholipid metabolism. इतना लंबा वीडियो का टाइटल। तो फॉस्फोलिपिड के MCQs को देख रहे हैं तो आपको लिखा होगा कि दिस चैप्टर क्विजेस द रीडर ऑन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंजोलिपिड, ग्लाइकोज, माइनोग्लाइकन्स। इसको नहीं देखेंगे, गैग्स को छोड़ देते हैं। फॉस्फोलिपिड और स्फिंजोलिपिड इनके ही MCQs को देखेंगे। सबसे पहला जो बता रहा है कि द पेशेंट ओवर प्रेजेंट ओवर रैपिडली प्रोग्रेसिंग वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब और डीप टेंडन रिफ्लेक्स लॉस्ट हो गया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल रहा है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है और ये ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। अब किस केमिकल स्ट्रक्चर की इरिटेबिलिटी की वजह से ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ठीक हो गया, डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी खत्म हो गया, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी खत्म हो गया। तो यहाँ पर हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एचडीएल की वजह से तो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस मिलना चाहिए था। ठीक हो गया। ये जो साइन सिम्टम है ये एक डिजीज़ को शो कर रहे हैं, उसका नाम है गिलन बारी सिंड्रोम। गिलन बारी सिंड्रोम और गिलन बारी सिंड्रोम है, इसके अंदर इसको हम डीमाइलिनेशन सिंड्रोम भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डीमाइलिनेशन होती है। डीमाइलिनेशन का मतलब मैं आपको निकाल लेता हूँ, जो इसको बोलते हैं डीमाइलिनेशन सिंड्रोम। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो नर्व फाइबर है, यहाँ पे माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ की सही तरह डेपोजिशन नहीं हो पाएगी, डीमाइलिनेशन होगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं गिलन बारी सिंड्रोम। माइलिन शीथ की कंपोजिशन क्या होती है? स्फिंजोलिपिड होती है, नाम से लग रहा है कि स्फिंजोलिपिड। ठीक हो गया, स्फिंजोमाइलिन स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर जो लिपिड आपको देखने को मिलेगा वो होगा स्फिंजोलिपिड्स होगा और ये सारे साइन सिम्टम है गिलन बारी सिंड्रोम के। जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी होता है जब टी सेल्स बनते हैं किसी वायरल इलनेस की वजह से, लेकिन टी सेल्स बजाय वो वायरस को मारने के ये हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं इनकी माइलिन शीट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। माइलिन शीट के अंदर स्फिंजोलिपिड देखने को मिलते हैं, फॉस्फोलिपिड देखने को मिलते हैं, लेकिन माइलिन शीट के अंदर एचडीएल कभी भी नहीं हो सकता, इलास्टिन भी कभी नहीं हो सकता, ग्लाइकोजन भी नहीं हो सकता और ग्लाइकोप्रोटीन भी नहीं हो सकते। ठीक हो गया। तो जो माइलिन शीट है उसके अंदर आपको स्फिंजोलिपिड देखने को मिलता है और फॉस्फोलिपिड देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली स्फिंजोमाइलिन। नेक्स्ट है द अबव पेशेंट इज इन रिकवरी फेज है। She wants to naturally help her body. Which of the following food is best in providing the chemical need to regrow the affected tissue? यानी माइलिन शीट की रिकवरी या रीग्रोथ करवानी है तो फिर कौन सी फूड सबसे बेस्ट होती है? तो जो यहाँ पर जो लीवर, पोर्क, किडनी, लीफी वेजिटेबल, पोटैटोस, इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा स्फिंजोलिपिड नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए सोयाबीन। तो जो जो स्फिंजोलिपिड है ये डेयरी सोर्स में ज़्यादा होती है, डेयरी प्रोडक्ट में ज़्यादा होती है, सोया प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। फॉस्फोलिपिड वाली फूड कौन सी है? लेसिथिन, जिसमें ज़्यादा होता है एग्स में, सोयाबीन में और व्हीट में, ये इंपॉर्टेंट होती है। आगे थर्ड, अ न्यू बॉर्न इन्फेंट हैड ट्रबल ब्रीथिंग एट। जब ट्रबल ब्रीथिंग आ गई इसका मतलब सर्फेक्टेंट का कोई ना कोई मसला होगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का होगा। ठीक हो गया। प्री मेच्योर अब तो पक्का रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया गया जिसकी वजह से ब्रीथिंग इंप्रूव होगी, तो वो सोल्यूशन कौन सा था? सर्फेक्टेंट। और सर्फेक्टेंट के अंदर जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका नाम है डाइपल्मेटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन, डाइपल्मेटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन। नंबर 4, दोबारा वही केस है, द मेजर फंक्शन ऑफ सस्पेंशन। जो मेजर फंक्शन होता है सर्फेक्टेंट का वो क्या काम होता है? सर्फेक्टेंट का जो मेन फंक्शन होता है सरफेस टेंशन को कम कर देना एयर वाटर इंटरफेस के ऊपर। नंबर 5, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, लंबा भी लग रहा है काफ़ी। नंबर 5 ये पूछ रहे हैं स्फिंजोलिपिडोसिस का, पूछ रहे हैं स्फिंजोलिपिडोसिस। स्फिंजोलिपिडोसिस को बोल सकते हैं लिपिड स्टोरेज डिजीज। ये ग्रुप होता है इनहेरिटेड डिजीज का जिसके अंदर जो लिपिड की कैटाबोलिज्म है, ऐसे लिपिड जिसके अंदर स्फिंजोसिन उनकी कैटाबोलिज्म के लिए जो एंजाइम होते हैं वो डिफेक्टिव हो तो फिर जो डिजीज होगा उसको बोलेगा स्फिंजोलिपिडोसिस। स्फिंजोलिपिडोसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहला, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स लिपिड जिसके अंदर सिरामाइड या स्फिंजोसिन होगा उनकी एक्युमुलेशन आना शुरू हो जाएगी, स्पेसिफिकली न्यूरॉन्स में। जब इनकी एक्युमुलेशन होगी तो वो न्यूरॉन्स को डैमेज कर देंगे, न्यूरॉन्स का डैमेज हो जाएगा तो फिर लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा, इनके सिंथेसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंथेसिस नॉर्मल होगी। जो एंजाइम डिफेक्ट होता है वो लाइसोसोमल डिग्रेडेटिव पाथवे में देखने को मिलता है। चौथा, जो एक्टिविटी का जो डिक्रीज होती है, मतलब जितना एक्टिविटी डिक्रीज हुई है तमाम टिश्यू के अंदर हमें सिमिलर देखने को मिलती है। मतलब जितने ज़्यादा सिविलिटी मसल के अंदर होगी उतनी ज़्यादा सिविलिटी न्यूरॉन्स के अंदर होगी, लेकिन न्यूरॉन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं स्पेसिफिकली क्योंकि यहाँ पर जो स्फिंजोसिन या स्फिंजोलिपिड या न्यूरॉन पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो 4 चीज़ें देखने को मिलती है। पहला, जो लिपिड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगी स्पेसिफिकली स्फिंजोलिपिड की। दूसरा होगा सिंथेसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंजाइम लाइसोसोमल डिग्रेडेटिव पाथवे में डेफिशिएंट है। और चौथा ये है कि जो इसका एक्सटेंट है डैमेज का तमाम टिश्यू के अंदर सिमिलर देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट क्या होता है? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन देखने को मिलती है स्पेसिफिकली गाउचर और फैबरी में। इसको मैंने इस तरह रट्टा मारा हुआ है, FG फेडरल गवर्नमेंट से, गाउचर और फार्बर।
सॉरी फैब्री, फार्बर नहीं फैब्री, फार्बर में सिरामिडेज डेफिशिएंट होता है क्योंकि फैब्री के अंदर अल्फा गैलेक्टोसिडेज, काउचर के अंदर जू से है तो बीटा ग्लूकोसिडेज, ये डेफिशिएंट देखने को मिलता है। इसके साथ जो केमिकल चैपरॉन्स होते हैं जीन थेरेपी ये भी यूज़ करते हैं। एक सिंड्रोम है उसका नाम है मल्टीपल सल्फेटेज डेफिशिएंसी। मल्टीपल सल्फेटेज डेफिशिएंसी मतलब सल्फेट को तोड़ने वाले एंजाइम नहीं है। यहाँ पे जो सल्फोगलैक्टोसाइलसिरामाइड जिसको सल्फेटाइड भी बोलते हैं, ऐसे सल्फेट ऐसे स्टीरॉइड जिसके अंदर सल्फेट है उसको बोलते हैं स्टीरॉइड सल्फेट या प्रोटीग्लाइकन, इसके अंदर भी सल्फेट होते हैं। तो यहाँ पर जो मल्टीपल सल्फेटेज है, यहाँ पर एराइल सल्फेटेज ए बी सी और स्टीरॉइड सल्फेटेज इनकी डेफिशिएंसी होती है। सिंड्रोम का नाम है मल्टीपल सल्फेटेज। जबकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये भी डीमाइलिनेशन सिंड्रोम है। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड का लॉस हमें देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली एथेनोलामीन का, प्लाज्मेलोजन का और स्फिंजोलिपिड का देखने को मिलता है। कहाँ से? व्हाइट मैटर से, यानी माइलिन शीट से, जिसकी वजह से व्हाइट मैटर की कंपोजिशन ग्रे मैटर जैसी हो जाती है। सीएसएफ के अंदर फॉस्फोलिपिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पर वो बता रहा है कि यहाँ पर चेरी रेड स्पॉट देखने को मिला है, चेरी रेड मैक्यूला। तो चेरी रेड मैक्यूला आपने रट्टा मारना किन किन कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है इन्फेंटाइल में? तो टेस्ट सैच डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? हेक्सोसामाइनिडेज ए। कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? हेक्सोसामाइनिडेज ए। इसका भी कौन सा सबयूनिट होगा? अल्फा सबयूनिट होगा। तो हेक्सोसामाइनिडेज ए, इसका अगर अल्फा सबयूनिट डेफिशिएंट हो जाए तो फिर जो डिजीज होगा उसको बोलेंगे टेस्ट सैच डिजीज। और अगर इसका बीटा सबयूनिट डेफिशिएंट हो जाए तो फिर इसको बोलते हैं सैंडहोफ डिजीज़। सैंडहोफ डिजीज़ में बीटा वाला और जो टेस्ट एंड डिजीज़ में अल्फा वाला। जो अगर बीटा गैलेक्टोसिडेज टाइप 1 ये डेफिशिएंट हो जाए तो उसको बोलते हैं GM1 गैंग्लियोसिस या गैंग्लियोसाइटोसिस, क्योंकि यहाँ पर GM1 की डिग्रेडेशन इफेक्ट हो गई है। GM1 की डिग्रेडेशन इफेक्ट हो गई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं बता रहा था चेरी रेड मैक्यूला किन किन के अंदर देखने को मिलता है। पहले तो हमको बता दिया टे सैड डिजीज के अंदर चेरी रेड मैक्यूला देखने को मिलता है। और चेरी रेड मैक्यूला किन किन के अंदर देखने को मिलता है, और यहाँ पर लिपनकॉट के मुताबिक नीमैन पिक डिजीज के अंदर भी देखने को मिलता है। नीमैन पिक डिजीज के अंदर, फार्बर डिजीज के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे और देख लेते हैं। जो बेबी 3 से लेकर 6 मंथ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद स्वेलिंग में मसला आ गया और लाउड साउंड के खिलाफ ओवर रिएक्शन, इसके साथ साथ वीएन में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, मसल मास लूज़ हो रहा है, स्ट्रेंथ भी लूज़ हो रही है। तो फिर किन मेटाबोलाइट को मेजरमेंट कर सकती है डायग्नोस करने के लिए? ठीक हो गया। तो वो मेटाबोलाइट कौन कौन से हो गए? जो चेरी रेड स्पॉट में आपको बताया टे सैड डिजीज़ के भी शो कर सकता है। टे सैड डिजीज़ कौन सा डिजीज़ होगा? ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। या ऑटोसोमल क्या होगा? रिसेसिव होगा। ठीक हो गया। तो हमने इसको रट्टा मारना है। जो एक डिजीज़ ऐसा है वो है जो एक्स लिंक्ड है, बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है। वो एक्स लिंक्ड कौन सा वाला होगा? फैब्री। इसको आपने इस तरह रट्टा मारना है। फैक्स मशीन का नाम सुना होगा, तो फैब्री FA और एक्स लिंक्ड फैक्स, तो फैक्स मशीन से आपने ये एक्स लिंक्ड होगा। ठीक हो गया। तो फैब्री एक्स लिंक्ड है, बाकी सारे ऑटोसोमल रिसेसिव देखने को मिलते हैं। जो आपको टेस्ट है डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा सैंडहोफ डिजीज़ ये भी बताया था। सैंडहोफ डिजीज़ में हेक्सोसामाइनिडेज ए का जो बीटा सब यूनिट, जबकि अल्फा सब यूनिट डेफिशिएंट होता है टेस्ट है डिजीज़ के अंदर। ठीक हो गया। इनके अंदर आपको चेरी रेड मैक्यूला देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन में भी देखने को मिलता है। और ये वाले जो करते हैं, ये वाले इनका मेन पर्पस यही होता है कि टेस्ट है डिजीज़ का कि GM2 को तोड़ना, GM2 को तोड़ना टेस्ट है डिजीज़ के अंदर। ठीक हो गया। तो GM2 और ग्लोबोसाइट ये आपको देखने को मिलते हैं। इनका अगर मेजरमेंट कर ले तो हमें पता चलेगा कि टेस्ट है डिजीज़ और सैंडहोफ डिजीज़ इसके अंदर मसला आ गया। ठीक हो गया। तो जो ग्लोबोसाइट है, ग्लोबोसाइट की डिग्रेडेशन किसके अंदर इफेक्ट होती है? सैंडहोफ के अंदर। और जो GM2 है इसकी डिग्रेडेशन किसके अंदर इफेक्ट होती है? टी-सैच के अंदर। GM1 की डिग्रेडेशन किसके अंदर डेफिशिएंट होती है? GM1 गैंग्लियोसाइटोसिस के अंदर। नाम से लग रहा है। ठीक हो गया। जो नीमैन पिक डिजीज है इसके अंदर स्फिंजोमाइलिन की डिग्रेडेशन इफेक्ट हो जाती है। फार्बर के अंदर सिरामाइड की, नीमैन पिक डिजीज का बता दिया, स्फिंजोमाइलिन की, गाउचर ग्लूकोसाइलसिरामाइड, क्रैब गैलेक्टोसाइलसिरामाइड, मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, सल्फोगैलेक्टोसाइलसिरामाइड, फैब्री में ग्लोबोट्रायोसाइल सिरामाइड, टेसैच में GM2 और सैंडोफ में ग्लोबोसाइड। तो आपने रट्टा मारना है ग्लोबोसाइड सैंडोफ में और GM2 टेसैच में, GM1 गैंग्लियोसाइटोसिस के अंदर। आगे चलते हैं। नंबर 6, considering the child described in previous question the diagnosis of Sandhoff was made। तो सैंडहोफ के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? ठीक हो गया। तो अब इसका सही जवाब भी आपको मैंने बताया था, हेक्सोसामाइनिडेज ए और हेक्सोसामाइनिडेज बी। वैसे दोनों होते हैं, हेक्सोसामाइनिडेज ए और हेक्सोसामाइनिडेज बी, लेकिन ए वाले का कौन सा सब यूनिट इफेक्ट होगा? बीटा वाला सब यूनिट होगा। तो बी आपने रट्टा मारना है और ए वाले का बीटा सब यूनिट। तो इसका सही जवाब होगा
चार्ली, ए और बी। 17. Considering the child described in last two questions, multiple enzyme activities are lost. This is due to which of the following? किस वजह से यहाँ पे enzyme activity loss हो गई? तो यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि दोनों में आपको कॉमन सब यूनिट देखने को मिल रहा है, कॉमन सब यूनिट देखने को मिल रहा है, तो फिर कॉमन सब यूनिट म्यूटेशन देखने को मिलती है। ठीक हो गया, तो इसका सही जवाब होगा डेल्टा। ठीक हो गया, डेल्टा। तो अगर आपको डायग्राम से दिखा दे तो डायग्राम यहाँ पे अच्छी बनाई हुई है, तो इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम से भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे सैंडहोफ डिजीज, सैंडहोफ डिजीज देखने को मिल रहा होगा, फिर आगे जीवन लेफ्ट साइड पे सैंडहोफ डिजीज, फिर राइट साइड पे आपको नजर आ होगा टी सेल डिजीज, जिसको हम GM2 गैंग्लियोसाइटोसिस भी बोलते हैं। सैंडहोफ के अंदर ग्लोबोसाइट, ठीक हो गया, इसके एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया बेसिक ओवरव्यू। अब हम आगे देख लेते हैं 8th MCQ। 8th MCQ में क्या पूछा हुआ है? 8th MCQ में पूछा हुआ है कि एक जो इन्फेंट है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यानी पेडियाट्रिशियन में प्रेजेंट किया गया, इरिटेबल था, स्मॉल फॉर एज था, और इसके साथ साथ हाइपरेसीजिया देखने को मिल रहा था। लिवर और स्प्लीन का साइज नॉर्मल है। लिवर और स्प्लीन का साइज किसके अंदर ज़्यादा हो जाता है? ये आपने रट्टा मारना है, ये होगा नीमैन पिक डिजीज़ के अंदर। नीमैन पिक डिजीज़ के अंदर लिवर और स्प्लीन दोनों का साइज काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ और दूसरे साइन सिम्टम दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया कि सारे ये टेबल से उठाए हुए, जिसका नाम है स्पिंजोलिपिडोसिस। तो आपने इस टेबल को अच्छी तरह कर लेंगे तो फिर काम आसान हो जाएगा। तो ये किसको सारे साइन सिम्टम किसका बता रहे हैं यहाँ पर? गैलेक्टोसाइल सिरामाइड के बारे में बता रहे हैं, गैलेक्टोसाइल सिरामाइड। और जो गैलेक्टोसाइल सिरामाइड ये किस डिजीज़ के अंदर डेफिशिएंट होता है? उसको बोलते हैं क्रेब डिजीज़। क्रेब डिजीज़ के अंदर गैलेक्टोसाइल सिरामाइड डेफिशिएंट होता है। जबकि ग्लूकोसाइल सिरामाइड ये किसके अंदर डेफिशिएंट होता है? ग्लूकोसाइल सिरामाइड गाउचर के अंदर, ग्लूकोज यानी गाउचर वाले में। और यहाँ पर इसमें होगा क्या? गैलेक्टोसिडेस है, यानी वो गैलेक्टोज को रिमूव नहीं कर पा रहा होगा गैलेक्टोज सेरिब्रोसाइड से। ठीक हो गया, यानी ग्लूकोज और सिरामाइड के दरमियान एक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, उसको तोड़ने का काम यही एंजाइम करता है। अगर एंजाइम नहीं होगा तो फिर ग्लूकोज सिरामाइड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, मतलब गैलेक्टोसाइल सिरामाइड की एक्युमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। न्यूरॉन्स और मसल का डैमेज हमें देखने को मिलेगा। और ये वो डिजीज है जिसके अंदर माइलिन ऑलमोस्ट एब्सेंट हमें देखने को मिलती है, तो माइलिन इसमें बिल्कुल ही नहीं होगी। ठीक हो गया। और इसके साथ यहाँ पर जो इनको डायग्नोस करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड हम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप पे देखने को मिलते हैं। तो जो गाउचर डिजीज़ है इसके अंदर जो साइटोसोल है, साइटोसोल की अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है क्रम्पल्ड शेप्ड पेपर, क्रम्पल्ड शेप्ड पेपर की अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है। ठीक हो गया। और इसके साथ जो टेस्ट साइट डिजीज़ है, टेस्ट साइट डिजीज़ के अंदर शेल लाइक इंक्लूजन बॉडीज़ देखने को मिलती है। तो अगर शेल लाइक इंक्लूजन बॉडीज़ देखने को मिले तो उसका मतलब टेस्ट साइट डिजीज़। अगर क्रम्पल टिश्यू और पेपर देखने को मिले तो उसका मतलब गाउचर डिजीज़ देखने को मिल रहा है। गाउचर डिजीज़ के अंदर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो ग्लूकोसेरिब्रोसाइट, जिसको हम बोल सकते हैं ग्लूकोसाइल सिरामाइड, इससे एक्यूमुलेट होती है। जबकि फैब्रिक के अंदर ग्लोबोसाइट की एक्यूमुलेशन होती है, ग्लोबोसाइट की, स्पेसिफिकली ग्लोबोट्रायोसाइल सिरामाइड की। आगे देख लेते हैं नाइन्थ में स्टोमक इनलार्ज था, सप्लीनोमेगैली देखने को मिल रही है, सप्लीनोमेगैली। ठीक हो गया। लेकिन आगे और भी चीज़ को देख लेते हैं। सप्लीनोमेगैली के साथ यहाँ पे एनीमिया भी है, थ्रोम्बोसाइटोमी ब्रूजिंग भी हो जाती है। तो यहाँ पर बताया है कि दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय एक्युमुलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन मैक्रोफेज लाइसोसोम। तो किसकी वजह से ऐसा होता है? जो ग्लूकोसाइल सिरामाइड है ये किसके अंदर डेफिशिएंट है? हाँ, जो लिवर की और स्प्लीन की इन्लार्जमेंट हमें दो डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। एक है नीमैन पिक डिजीज और दूसरा होता है गाउचर डिजीज। गाउचर डिजीज के अंदर भी देखने को मिलती है। और यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट है वो है इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स, इरोजन ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स यहाँ पे फीमर का बताया हुआ था, फीमर की इरोजन हमें बताई हुई है, तो ये होगा ग्लूकोसाइल सिरामाइड। मैं आपको कॉमन साइंस से बता देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटल रिटार्डेशन आपको सब में देखने को मिलती है। टेस्ट एट डिजीज में जो कॉमन कीवर्ड होगा वो ब्लाइंडनेस और मस्कुलर वीकनेस, ब्लाइंडनेस और मस्कुलर वीकनेस आपको टेस्ट एट के अंदर देखने को मिलती है। फैब्रिक के अंदर स्किन रैशेस देखने को मिलती है, किडनी फ्लियोर को देखने को मिलता है। लेकिन ये वाला मेल के अंदर ज़्यादा कॉमन है, क्यों? क्योंकि एक्सीलेंट रिसेसिव है। स्किन रैश और किडनी फ्लियोर, तो इसका मतलब फैब्रिक होगा। मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, डीमाइलिनेशन देखने को मिलेगी। क्रैब डिजीज, इसमें माइलिन ऑलमोस्ट एब्सेंट होगी। गाउचर, इसमें लीवर और स्प्लीन लार्ज होगी लेकिन लॉन्ग बोन्स की रोगियां देखने को मिलेगी। नीमैन पिक डिजीज, इसके अंदर स्प्लीन और लीवर की लार्जमेंट देखने को मिलेगी। फार्बर, फार्बर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हॉर्सनेस ऑफ आइज देखने को मिलेगा। स्किन की इन्फ्लेमेशन होगी जिसको बोले कि डर्मेटाइटिस। स्केलेटल डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ये भी अर्ली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैटल होता है। तो दो डिजीज़ ऐसे हैं जो अर्ली लाइफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैटल होती है, नीमैन पिक डिजीज़ और फार्बर डिजीज़। जबकि
हॉर्सनेस, डर्मेटाइटिस और स्केलेटल एब्नॉर्मैलिटीज, ये फार्बर डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। आगे, द स्फिंजोलिपिडोसिस एज अ क्लास आर मोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर, तो किससे ज़्यादा सिमिलर होते हैं? जो स्फिंजोलिपिडोसिस है वो सिमिलर होते हैं इंक्लूजन सेल डिजीज यानी आई सेल डिजीज से काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल होते हैं, क्योंकि दोनों ही दोनों लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, लेकिन बाकी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज नहीं है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है मिलास, मिलास का मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, इंसेफलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस और स्ट्रोक। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है। दोबारा बता देता हूँ, ये क्या था? मिलास, माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफलोपैथी था, एलएस लैक्टिक एसिडोसिस और स्ट्रोक। इसके अंदर मेन मसला कहाँ पे होगा? इसके अंदर मेन मसला होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन का, स्पेसिफिकली जो NADH ऑक्सीडोडिडक्टेज, NADH ऑक्सीडोडिडक्टेज का मतलब कॉम्प्लेक्स 1 और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4, तो कॉम्प्लेक्स 1 या कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ पे डेफिशिएंट होती है, तो इसकी वजह से हमें ये देखने को मिल सकता है, और ये अल्जाइमर डिजीज और डायबिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है। मेन कॉज क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर म्यूटेशन होना। जो ज़ेल्विगर सिंड्रोम है, ये प्रोक्सिसोमल बायोजेनेसिस डिसऑर्डर है, ठीक हो गया। जो वॉन क्रिक डिजीज है, वॉन क्रिक डिजीज या हाइपर यूरिसीमिया कॉज करता है। 11th, a child has been diagnosed with a Tay-Sachs disease in which a particular lipid accumulate in within the component of the lipid which cannot be removed in the lysosome। तो Tay-Sachs disease के अंदर हमने कहा था, बार बार आपको बताया था, Tay-Sachs के अंदर कौन सा accumulation हमें देखने को मिलेगी? पर एंजाइम बताना है आपने कौन सा डेफिशिएंट होना, बीटा हेक्सोसामाइनिडेज ए, उसका भी अल्फा सब यूनिट, जबकि बीटा हेक्सोसामाइनिडेज ए का बीटा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट तो Tay-Sachs के अंदर आ गया, और बीटा हेक्सोसामाइनिडेज बी ये डेफिशिएंट होते हैं सैंडहोफ डिजीज के अंदर। किसके अंदर होते हैं? सैंडहोफ डिजीज के अंदर। सैंडहोफ डिजीज के अंदर GM2 और ग्लोबोसाइड इसकी एक्युमुलेशन देखने को मिलती है, जबकि Tay-Sachs के अंदर Tay-Sachs के अंदर GM2 की भी, ठीक हो गया, GM2 यानी GM2 Tay-Sachs के अंदर भी और सैंडहोफ डिजीज दोनों के अंदर एक्युमुलेट होगा, लेकिन ग्लोबोसाइड स्पेसिफिकली सैंडहोफ के अंदर भी एक्युमुलेट होते हैं, ठीक हो गया। अब हम और चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे कहा हुआ है कौन सा लिपिड की पार्टिकुलर यानी जो कंपोनेंट लिपिड है जिसको ब्रेक करना था वो कौन सा वाला होगा? मैं इसको पहले यहाँ से निकाल लूँ इस साइड से। हाँ, तो यहाँ पर जो एक बॉन्ड दिखाया हुआ यहाँ पर ये इस किताब के अंदर, हालांकि याद करने वाला कुछ नहीं है, लेकिन आपने इसको फिर भी रट्टा मार लेना, ग्लूकोसाइल सिरामाइड इसको निकालना होता है, इसने किसको वाले पार्ट को निकालना है? ग्लूकोसाइल सिरामाइड को निकालना होता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, इस बॉन्ड को तोड़ना होता है। आगे देख लेते हैं। 12th, a depressed patient is prescribed lithium by his psychiatrist। लिथियम होता है, लिथियम किसके ब्लॉक कर देते हैं? किसके प्रोडक्शन को? तो लिथियम है, लिथियम प्राइमरीली फॉस्फेटेज को इनहिबिट करती है। फॉस्फेटेज का फंक्शन होता है, ठीक हो गया, जो इनोसिटोल फॉस्फेट को इनोसिटोल के अंदर कन्वर्ट कराता है। फॉस्फेटेज का मतलब फॉस्फेट को निकाल देना, ये तो ऐसा फॉस्फेटेज जो इनोसिटोल फॉस्फेट को इनोसिटोल के अंदर कन्वर्ट करा दे, और जब ये इंटरप्ट हो जाएगा तो जो फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल साइकिल ये इंटरप्ट हो जाएगी, ठीक हो गया, फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल साइकिल इंटरप्ट हो जाएगी। तो फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल ये बनता कैसे है? फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल बनता है फॉस्फेटाइडिक एसिड से। फॉस्फेटाइडिक एसिड कैसे बनता है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से। और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, ये कहाँ से बनता है? डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, इसकी रिडक्शन से बनता होता है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमें इनोसिटोल वाला मेटाबॉलिज्म खराब देखने को मिलेगा, तो उसका सही जवाब होगा एलिफेंट, इनोसिटोल। आगे 13, अन अल्कोहलिक पेशेंट विद एडवांस सिरोसिस, सिरोसिस काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है, ठीक हो गया। एनीमिया होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड कंपोजिशन इनर और आउटर लीफलेट की डिफरेंट होती है। द पर सेल एनीमिया इज द रिजल्ट ऑफ वन पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ सच फॉस्फोलिपिड एसिमेट्री। कौन से सबसे बेनिफिट को एक्सप्लेन करेगा? ठीक हो गया, तो इसका सही जवाब होगा चार्ली वाला, टू मार्क सेल फॉर रिकॉग्निशन बाय आउटसाइड सिस्टम। अब मैं आपको पहले बता रहा था, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको जो लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड बाइलेयर का मतलब दो लीफलेट हो गए, एक इनर लीफलेट और एक आउटर लीफलेट। इनर लीफलेट साइटोप्लाज्म की तरफ, आउटर लीफलेट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ। तो इनर और आउटर लीफलेट यहाँ पे कंपोजिशन डिफरेंट देखने को मिलती है, ठीक हो गया, कंपोजिशन डिफरेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक अगर मार्कर यूज़ करें तो वो मार्कर आइडेंटिफाई कर लेंगे आउटसाइड वाले को, क्योंकि मार्कर आप बाहर से दोगे ना आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक हो गया, तो आउटसाइड सरफेस को मार्क कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे बेनिफिट होगा इस ट्रीटमेंट का, फॉस्फोलिपिड की एसिमेट्री का। वैसे एमसीक्यू कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। Phospholipid inositol contribute to phospholipid barrier asymmetry by being in the inner leaflet of membrane facing the cytoplasm. This is most likely to the following। किस वजह से ऐसा होता है? जो phospholipid inositol कौन से लीफलेट के अंदर ज़्यादा होता है? ये कौन से लीफलेट में आपको इनर लीफलेट के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया, इनर लीफलेट में ज़्यादा देखने को मिलता है।
फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल, जबकि बाकी वाले ज़्यादातर आउटर लीफलेट के अंदर होते हैं, स्पेसिफिकली जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड ये आउटर लीफलेट के अंदर देखने को मिलती है। अब ये इनर लीफलेट के अंदर क्यों होता है? क्योंकि फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल ये इंट्रासेलुलर प्रोसेसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करता होता है, ठीक हो गया। सेकंड मैसेंजर भी कौन सा प्रोड्यूस करता है? ये एक एंजाइम होता है फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी इसके क्लीवेज कराता है फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट की, जिसकी वजह से यहाँ पे आईपी3 और डैक प्रोड्यूस होते हैं। ये दोनों सेकंड मैसेंजर है। तो सेकंड मैसेंजर प्रोड्यूस करने के लिए ये इनर लीफलेट पर मौजूद होता है। आगे द यूज ऑफ प्रोटीओग्लाइकेन इन द साइनोवियल जॉइंट इज advantageous due to ability of proteoglycan to form which of the form टाइप ऑफ अट्रैक्शन। तो कहते हैं प्रोटीग्लाइकन लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। कैसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये एमसीक्यू गैग्स के प्रोटीग्लाइकन क्या रहे हैं जो अभी हमारे स्कोप के नहीं है, हमने सिर्फ फॉस्फोलिपिड के और स्फिंगोलिपिड के पढ़ने थे। तो ये था बेसिक ओवरव्यू। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।